वेलकम सब बच्चों का। कैसे हो आप सभी। तो लेक्चर 5 चल रहा था आपका। हम बात कर रहे थे लेक्चर 5 की। तो लेक्चर 5 में मिट्टी में आपको पार्ट 2 आपको पढ़ाया, जिसमें हमने भारतीय मिट्टी के विषय में स्टार्टिंग करी थी। आइए आज पार्ट 3 की बात करते हैं। पहले पार्ट 2 का रिवीजन कर लेते हैं, पार्ट 2 का रिवीजन कर लेते हैं, फिर पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में हमने क्या बताया था, भारतीय मिट्टी के विषय में बताया था कि भारत में इतनी जो मिट्टियां हैं, वो संपूर्ण विश्व में जितनी मिट्टियां हैं, तो लगभग उसका ज़्यादा परसेंटेज भारत में पाया जाता है। इसलिए सभी प्रकार की मिट्टी पाए जाने के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संख्या भी दी जाती है, सब कॉन्टिनेंट की संख्या भी दी जाती है। यदि मिट्टियों की बात करें तो जो भारतीय अनुसंधान है उसके अनुसार यहाँ पर 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पर्वतीय मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, डेल्टा मिट्टी है, ठीक है, और एक है लवणीय मिट्टी। ठीक है, 8वें प्रकार की मिट्टी कौन सी है? लवणीय मिट्टी है। तो हमने स्टार्टिंग कर दी थी किससे? आपको काली मिट्टी पढ़ा दिया है, जलोढ़ मिट्टी पढ़ा दिया है, और ये आपका लाल मिट्टी पढ़ा दिया है। लाल मिट्टी में जो आपका टिटेनियम फेरस ऑक्साइड जो परिवर्तित किसमें रहता है? आयरन ऑक्साइड में रहता है। और कौन सा आयरन ऑक्साइड होता है? वो फेरिक ऑक्साइड होता है। कौन सा? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आपसे पूछें कि किसके कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, तो वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और आयरन ऑक्साइड में कौन सा होता है? फेरिक ऑक्साइड। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लेना। जब काली मिट्टी में जो काला रंग होता है, टिटेनियम फेरस के कारण होता है। कौन सा? टिटेनियम फेरस ऑक्साइड के कारण उसका रंग काला होता है। तो ये सब जानकारी आपने ले ली थी। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मिट्टी की। तो नेक्स्ट मिट्टी जो है आपकी पहले लीजिए लैटराइट मिट्टी। ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है ये आप बताइए। ये ऊपर से यहाँ पर ये आपका ये तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आ गया। उसके बाद क्या है? गोवा का क्षेत्र है। उसके बाद ये क्या? कर्नाटक का क्षेत्र है और केरल का क्षेत्र है। नीचे तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसके लेफ्ट साइड जो मिट्टी पाई जा रही है, कौन सी है? वो लैटराइट मिट्टी है। तो हेडिंग लगी लैटराइट मिट्टी। और लैटराइट मिट्टी का सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो बुकानन ने किया था। किसने? बुकानन। इसको रफ कर देता हूं, यहाँ हमें और आवश्यकता पड़ेगी, ये कल की बातें थी। ठीक है, यहाँ पर ये रिवीजन भी आपका हो गया। प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ठीक है, सारे आंसर आपको यहीं से जो आपको करा रहे हैं इसी में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो अध्ययन किया था तो बुकानन सर ने किया था, बुकानन ने। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें लैटराइट मिट्टी में अध्ययन बुकानन ने किया था। बुकानन ने क्या बताया कि 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली है। और कल आपको बताया था सबसे ज्यादा जो फैली है वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में, लगभग 42 से 43% क्षेत्रफल में ये क्या है? फैली है। ठीक है, तो बुकानन ने किया था। और इसमें बुकानन ने बताया कि सबसे अधिक यदि इसको देखें, लैटराइट मिट्टी को देखें, तो केरल के क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहाँ पर? केरल के क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलती है। उसके बाद महाराष्ट्र क्षेत्र में भी ये कुंजम थोड़ी सी महाराष्ट्र क्षेत्र में भी देखने को मिलती है, महाराष्ट्र। तो सेकंड नंबर पूछे तो कहाँ? महाराष्ट्र में है, ये बुकानन ने बताया। ठीक है, और यदि इसमें कमी देखें तो नाइट्रोजन फास्फोरस, यदि हम इसमें कमी देखें तो बुकानन ये भी बताते हैं कि इसमें क्या क्या कमी है। तो वो कमी को बताते हैं और वो अधिकता को भी बताते हैं। इसमें अधिकता क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं कि क्या कमी है क्या अधिकता है। तो कमी में लिख लीजिए नाइट्रोजन की कमी है, कमी लिख लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्साइड, चूना और कार्बन तत्वों की। नाइट्रोजन, फास्फोरिक ऑक्साइड, चूना और कार्बन तत्वों की। ठीक है, अधिकता के विषय में बात करेंगे तो लौह तत्व और एल्युमिनियम तत्वों की अधिकता है। अधिकता के विषय में बात करेंगे तो लौह तत्व और एल्युमिनियम तत्व। तो बुकानन ने जो कमी बताई है, कह रहा है नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, और चूने की कमी है, कार्बन तत्वों की कमी है। अधिकता की विषय में बात यदि करता है तो अधिकता कह रहा है कि लौह तत्व की अधिकता है। इसमें क्या है? लैटराइट मिट्टी में लौह तत्व की अधिकता है। तो इससे क्या है? लौह तत्व की अधिकता है तो ईंटें बनाई जाती हैं, और एल्युमिनियम तत्व की अधिकता है। ठीक है, ऐसे कौन कहता है? बुकानन सर कह रहे हैं। और
आगे इसमें नोट करेंगे जो लेटराइट शब्द ये निकाल के लेकर आए हैं कलम जी, तो जो लेटराइट शब्द निकाल के लेकर आए हैं तो लिखेंगे लेटराइट मृदा में। लेटराइट शब्द लैटिन भाषा का है। किसका? लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा क्या है? ये जो आपका जैसे आपकी लैटिन भाषा, लैटिन भाषा क्या होती है? लैटिन भाषा जैसे हमारी क्या है, लैटिन वहाँ की लिपि है, ठीक है, यूरोप की क्या है लिपि है, कई देशों की लिपि है। जैसे हमारी क्या है देवनागरी, तो देवनागरी हमारी लिपि है, तो वहाँ की लिपि क्या है लैटिन लिपि है यूरोपीय देशों की। तो लैटिन भाषा का शब्द है लेटराइट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कच्ची ईंट। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, लिखेंगे आप इस बात को, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कच्ची ईंट, रो ब्रिक। चूंकि इस मृदा का भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित पर्वतों, पठारों के ऊपरी भाग में तीव्र वर्षा, यहाँ पर जब आप भारत की क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे तो पता नहीं यहाँ पर तीव्र वर्षा होती है, क्योंकि मानसून इधर से उठता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, तो तीव्र मानसून लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पर भी इसी कारण क्या है वर्षा होती है, क्योंकि नमी की मात्रा अधिक होती है। ये सब बात की बातें हैं। तो तीव्र वर्षा ब्रैकेट में 200 सेंटीमीटर के कारण बनती है, जो नमी होने पर मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है। स्पेशलिटी है लेटराइट की, जब इसमें पानी मिला देंगे तो ये मक्खन की तरह क्या है मुलायम हो जाती है। और शुष्क होने पर ईंट की भांति कठोर हो जाती है। जो सूख जाती है तो ईंट की भांति कठोर हो जाती है, ठीक है। बाकी ये बातें बता चुके हैं कि बुकानन ने इसका क्या किया था, अध्ययन किया था। इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिम की ओर, ये पश्चिम का हिस्सा है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम ओर सर्वाधिक केरल और महाराष्ट्र में और आसामी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी ये मिलता है। तो फिर से आपको होमवर्क करना है, इसका छोटा सा डायग्राम बनाना है और उसमें मेंशन करना है। आसामी पहाड़ों में देखने को मिलता है। यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीढ़ीनुमा लैडर नुमा खेती हो, इस प्रकार से सीढ़ीनुमा खेती, यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जिसमें बागानी फसलें कहवा, जो कॉफी बनती है, कहवा, चाय, रेशम, मसाले, सूखे मेवे अधिक से अधिक उत्पादित किए जाते हैं। कर्नाटक में, अगले पॉइंट से लिखेंगे, कर्नाटक में लेटराइट मृदा कहवा की खेती, कॉफी का कहवा कहते हैं हिंदी में, कहवा की खेती, जहां हमने कहवा लिखा है वहां लिखेंगे रोबस्टा। क्या लिखेंगे, कर्नाटक कहाँ है, यहाँ है। जहां कहवा लिखा है वहां लिखेंगे ये कर्नाटक का क्षेत्र है। तो कहवा की जो किस्म है रोबस्टा। संसार में जैसे गन्ना होता है, अभी हाथी चिंगहाड़ होता है, और जिस गेहूं होता है W75, ऐसे कहवा की किस्म का नाम है रोबस्टा, जो यहाँ पर उगाई जाती है कर्नाटक में। तो क्या लिखा आपने, कहवा की खेती रोबस्टा अरेबिका, पूरा नाम है रोबस्टा अरेबिका, रोबस्टा अरेबिका, ब्रैकेट बंद। केरल में, अगला पॉइंट, केरल में गरम मसाले
तथा तमिलनाडु में काजू, तंबाकू, पूर्वी राज्य असम और मेघालय, इधर पूर्व की तरफ जो राज्य है असम और मेघालय, मैप तो आपने अच्छी प्रकार से स्टडी कर लिया होगा। असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी बंगाल कहाँ है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हमने बताया था पढ़ा था इधर होना चाहिए, लेकिन क्या है बंगाल का पश्चिम का हिस्सा हमारे पास है, तो ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में सिलीगुड़ी में चाय होती है, यहाँ पर बोहिया होता है, इसका बोरिया बनता है, बोहिया है, चाय है सिलीगुड़ी में ना, बोहिया है, चाय है, और आसामिया की खेती होती है, वहां की फसल का नाम आसामिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कारण संबंधित फसलों के उत्पादकता के कारण, इस कारण संबंधित फसलों की उत्पादकता के कारण कर्नाटक को कॉफी स्टेट, कर्नाटक में कॉफी ज्यादा होती है और रोबस्टा रेडी होती है, इसको क्या है कॉफी स्टेट। केरल को, जो केरल का क्षेत्र है उसको क्या है, उसको टी स्टेट, सॉरी स्पाइस स्टेट, मसालों। भाई सबसे पहले जो यूरोपियन कंट्री के लोग आए थे वो केरल से एंट्री करा था, यहाँ से क्या लेके गए थे, वो पुर्तगाली जो आया था वो क्या लेके गया था, यहाँ से वो मसाले लेके गया था और 60 गुना लाभ में उनको बेचा था। आप बताना उसका नाम क्या था, जो व्यक्ति यहाँ से इतना सारा जानकारी लेके गया और फिर अंग्रेज आए, तो वो कौन सा व्यक्ति था जिसकी वजह से पूरे अंग्रेज यहाँ पर आए, पुर्तगाली आए, कौन सा व्यक्ति था? और इसने तत्कालीन उस समय यदि सपोज करो 6,000 रुपये उस बिजनेस में आज में लगा रहा है तो 60,000 रुपये कमा रहा है, यानी कि 60 गुना उसने लाभ कमाया था। ठीक है, वो कौन सा व्यक्ति था आप बताना, बाकी हम तो आपको पढ़ाएंगे इस चीज को। तो आपने लिखा है, एक बार जरा नोट करो आप। तो देखो आपको इन चीजों से बचना है कि क्या चीज आपको नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम पास करना है, आपको उस चीज का सपोज करो अब इसकी जो ये है कॉफी है, इसकी पता नहीं कितनी प्रकार की किस्में होती होंगी, तो आपको इसका क्या है, इसका खोजकर्ता थोड़ी बनना है, सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि आपके भारत में वो कहवा की कौन सी प्रजाति है जो सबसे अधिक उगाई जाती है, तो रोबस्टा अरेबिका। कर्नाटक को इन्हीं कारणों के कारण क्या कॉफी स्टेट के नाम से जाना जाता है। जो केरल है, केरल को मसाला स्टेट के नाम से आप लिख रहे थे, केरल को मसाला स्टेट, और वहीं ये तुम्हारा जो आसाम क्षेत्र है तो आसाम को टी स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए, जब कर्नाटक की बात आई है नोट करके लिख लीजिए। कर्नाटक के नोट में लिखेंगे, कर्नाटक की के कुद्रेमुख में लोहे की अधिकता पाई जाती है। कर्नाटक के कुद्रेमुख में, कर्नाटक में कुद्रेमुख खान भी है, कुद्रेमुख में लोहे की अधिकता पाई जाती है, न केवल कॉफी के लिए बल्कि लोहो अयस्कों के लिए भी कर्नाटक फेमस है। अगली मिट्टी का नाम लिखेंगे डेल्टा मिट्टी। नेक्स्ट मिट्टी लिखेंगे डेल्टा मिट्टी। ये मार्कर थोड़ा हमारा कम चल रहा है, शायद मार्कर कहाँ है, इंक वाला मार्कर ये है, ठीक है, ये चल रहा है। चलिए लिखेंगे डेल्टा मिट्टी। नेक्स्ट डेल्टा मिट्टी, तो आप खुद देख रहे हैं डायग्राम में कहाँ की तरफ बताई है, जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये क्या है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। तो पश्चिमी घाट पर्वत के द्वारा जो नदियों की जलोढ़ अवसाद लाए जाते हैं, तो वहां पर इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें भारत के पूर्वी तटीय मैदान, भारत के पूर्वी तटीय मैदान नदियों द्वारा हिमालय व पर्वत, हिमालय व प्रायद्वीप पर्वत, हिमालय व प्रायद्वीप पर्वत द्वारा लाए गए अवसादों, द्वारा
लाए गए अवसाद, जो जलोढ़ अवसाद आएगा उनकी बात कर रहे हैं, से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसका सबसे अधिक विस्तार, इसका वृहत्तम विस्तार पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उसके जस्ट बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नीचे जा रहे हैं पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और तमिलनाडु राज्य यहाँ तक देखने को मिलता है। उधर से लेके इधर तक जो सारी मिट्टी है डेल्टा मिट्टी है। ठीक है, इस मृदा में सड़े गले, इस मिट्टी में सड़े गले व्यर्थ पदार्थ के अवयव उपस्थित होते हैं, परंतु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कमी, परंतु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कमी के कारण ही सुंदरी वृक्ष, जिन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं, आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी जड़ें ऊपर आती हैं, बताया था ना, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। सुंदरी वृक्ष ओब्लिक मैंग्रोव वन की जड़ें दलदल से बाहर निकलती हैं, दलदल से बाहर निकलती हैं नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए। डेल्टा मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, डेल्टा मृदा में पाए जाते हैं। और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं डेल्टा मृदा में, तो लिख लीजिए, नोट करके इसी में, सुंदरी वन, क्या सुंदरी वृक्ष, मैंग्रोव वृक्ष, स्मेम्प ट्री, स्मेम्प ट्री भी होते हैं। ठीक है, कजोरीना, केवड़ा, कजोरीना भी होता है, कजोरीना, केवड़ा। ठीक है, केवड़े की अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम पिक्चर है, जो विलन केवड़ा का सेवन करता है, केवड़ा। ठीक है, बेदी आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, बेदी आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसी में नीचे लिखेंगे, नोट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, जब नदियों का जल ब्रैकेट में ताजा पानी समुद्री क्षेत्र से या ज्वार से मिलता है, तो वहां पर जमा हुआ अवसाद ही डेल्टा कहलाता है। तो वहां पर जमा हुआ अवसाद ही डेल्टा कहलाता है। क्या होता है, जो समुद्र नदियां हैं अपने साथ जलोढ़ अवसाद लेकर आ रही हैं, तो यहाँ निम्न क्षेत्र में आकर क्या है, इन अवसादों के कारण ही वो कई धाराएं बढ़ जाती हैं। तो ये जल राशि है, तो ये क्या है, डेल्टा स्वरूप कहलाता है। ये क्या कहलाता है, जो एक धारा आ रही है वो असंख्य धाराओं में बढ़ जाती है। इस निम्न क्षेत्र में अगर उसकी स्पीड कम रहती है, तो यहाँ मैदानी क्षेत्र होता है और ये अपने निक्षेप को यहीं पर क्या है, निक्षेपित कर देती है। तो यहाँ पर जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे डेल्टा मिट्टी कहते हैं। ठीक है, वही बातें बताइए। तो नेक्स्ट मिट्टी जो है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी आपको बताया था यहाँ पर, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, क्यों राजस्थान के क्षेत्र में नहीं, आपको जब जलधारा बताया था, तो जलधारा बताया था वो मिट्टी जो क्या है, जो ठंडी धाराएं हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, वायुमंडल में वर्षा नहीं हो पाती, क्लाउड नहीं बन पाते, तो उधर के जो स्थलखंड रहेगा उसके आसपास कैसा हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो उष्ण डेजर्ट, ठीक है, उष्ण मरुस्थल, और शुष्क मरुस्थल और शीत मरुस्थल। तो लिखेंगे मरुस्थलीय मृदा, शुष्क मृदा, मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा भी कहेंगे, इसी को आप
शुष्क मृदा भी कह सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को वर्षा नहीं मिल पाती तो वनस्पति विशेष रूप से यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं। तो लिखेंगे इस मृदा का विस्तार अरावली पर्वत तथा सिंधु नदी तंत्र के मध्य है। इस मिट्टी का विस्तार अरावली पर्वत और सिंधु नदी तंत्र के मध्य पाया जाता है। इसका क्षेत्रीय विस्तार पश्चिमी राजस्थान, ये राजस्थान है तो इसके पश्चिम भाग में पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात का जो ऊपर का हिस्सा है तो वहां मिलती है, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी हरियाणा, ये हरियाणा है तो इसके पश्चिम की तरफ भी मिलती है। इस तरह बनाएंगे आप, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जैसे सबके नीचे नक्शा बना रहे हैं तो वैसे ही यहाँ पर भी आप एक नक्शा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 को ऐसे लिखते हैं ये इस प्रकार से, और ये आप चित्र को, ये आपका होमवर्क है, इसमें आप मेंशन करेंगे। ठीक है, जब आप अपने से करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कहाँ पर उत्तर प्रदेश है, कहाँ पर मध्य प्रदेश है। बस इतना से ध्यान रखना है, जब पश्चिम बात करते हैं, सपोज करो ये उत्तर प्रदेश है, तो यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो ये वाला पोर्शन ये क्या हो जाएगा, बस इस तरह से मेंशन करना है। ठीक है, राजस्थान है, यदि पश्चिमी राजस्थान, ये राजस्थान है तो यही क्षेत्र क्या है, पश्चिमी राजस्थान है। यदि पूर्वी की बात करता है तो ये पोर्शन होगा पूर्वी। ठीक है, हर क्षेत्र का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। तो क्या लिखा आपने, उत्तर प्रदेश में है, जिसमें मुख्यतः होने वाली फसल ज्वार है। राजस्थान में क्या होती है, ज्वार ज्यादा होती है, जिसमें मुख्यतः होने वाली फसल ज्वार है। परंतु इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के द्वारा, इंदिरा गांधी नहर भी कह देते हैं, राजस्थान नहर भी कहते हैं, राजस्थान में है ज्यादा क्षेत्र इसलिए राजस्थान नहर कहते हैं। ओबली करके लिखेंगे राजस्थान नहर के द्वारा राजस्थान के गंगानगर, राजस्थान में जो क्षेत्र पड़ता है गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर आदि जिलों में सिंचाई की बेहतर सुविधा होने के कारण कपास, सरसों, मूंगफली आदि का उत्पादन भी होता है। अधिक होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, शुष्क व मरुस्थलीय मृदा में घुलनशील लवण, शुष्क व मरुस्थलीय मृदा में घुलनशील लवण तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक और कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजनीय पदार्थ और ह्यूमस की भारी कमी पाई जाती है। क्या होगा इसमें, फास्फोरस और लवण अधिक मात्रा में रहेंगे, ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन पदार्थ ये कम मात्रा में होंगे। ठीक है, ये कम मात्रा में होंगे। एक मिनट जरा कुछ, अब देखिए हमने आपको क्या रखा है कि करंट अफेयर आप लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि वैसे तो हम भी आपको करंट अफेयर कराएंगे, लेकिन जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो लगभग 6 मंथ का करंट आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो करंट अफेयर को भी इंक्लूड इसमें कर लेते हैं। ये जो राजस्थान का क्षेत्र है तो ये क्या है, शुष्क भूमि का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, गंगा जो ये है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर की वजह से यहाँ पर गंगानगर है और यहाँ के बीकानेर वगैरह है, इसमें क्या है समुचित खेती की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, तो जिसकी वजह से सरसों है, मूंगफली है, उनका भी उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर सरकार ने भी क्या है, मृदा संरक्षण को रोकने के लिए यहाँ की जो फसलें यहाँ पर हो सकती हैं उन फसलों को लेने के लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्था की है। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसमें लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, नीचे नोट नंबर डाल दीजिए जो उनसे भी आपका नोट चल रहा हो। तो मृदा संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में मृदा संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। मृदा
संरक्षण बोर्ड, मृदा संरक्षण बोर्ड, कब? 1953 में, 1953 में मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या होगा वहां पर? नंबर 1 देखेंगे, जमीन के समतलीकरण को के लिए किसानों को विशेष आर्थिक हेल्प दी जाएगी। तो लिखेंगे नंबर 1 जमीन का समतलीकरण। नंबर 2 घास के मैदानों का निर्माण। नंबर 2 घास के मैदानों का निर्माण, ठीक है, अधिक से अधिक घास के मैदानों का निर्माण किया जाएगा। नंबर 3 मृदा समस्या हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान। मृदा की समस्या हेतु, मृदा यदि बंजर बन गई है उसकी चेकिंग की जाएगी और उसको उपजाऊ बनाया जाएगा। मृदा संरक्षण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान। नंबर 4 वृक्षारोपण। नंबर 4 वृक्षारोपण। अब इसी में अगला पॉइंट लेंगे, इसी नोट में, शुष्क व मरुस्थलीय मृदा के संरक्षण तथा अनुसंधान हेतु। शुष्क जो राजस्थान की मृदा है, शुष्क है, मरुस्थलीय है, शुष्क व मरुस्थलीय मृदा के संरक्षण हेतु अनुसंधान हेतु जोधपुर में, यहीं पर क्या पड़ता है? जोधपुर पड़ता है। क्या है? जोधपुर। जोधपुर, जोधपुर में CAZRI, क्या यहां बना है? CAZRI, ठीक है। ये किस लिए होता है? शुष्क और जो शुष्क मृदा है और मरुस्थलीय मृदा है उसके लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्र की स्थापना की गई, केंद्र की स्थापना की गई 1954 में। कहा? जोधपुर में, ठीक है। इसलिए है शुष्क और मरुस्थलीय मृदा के उपचार हेतु, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 19 फरवरी 2015 को, 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरजगढ़ से, राजस्थान में क्या पड़ता है? सूरजगढ़ पड़ता है, सूरजगढ़ से मृदा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई। मृदा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई, जिसका ध्येय वाक्य है स्वस्थ धरा। क्या है? स्वस्थ धरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। जब धरा स्वस्थ होगी तभी तो वो हरी हरी फसलों को उगाएगी, ठीक है। स्वस्थ धरा खेत हरा, इसके तहत खेतिहर किसानों को, स्वस्थ धरा खेत हरा के तहत किसानों को मृदा स्वास्थ्य योजना के तहत, मृदा स्वास्थ्य योजना के तहत सॉइल हेल्थ कार्ड, जैसे एटीएम कार्ड होता है तो एटीएम कार्ड से क्या होता है? पैसे मिलते हैं। तो सॉइल हेल्थ कार्ड से क्या है? यदि आपकी खेती में कोई समस्या है, उस खेती की समस्या को उस हेल्थ कार्ड के माध्यम से वो ठीक किया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाते हैं जो प्रत्येक 3 वर्ष में नवीनीकृत किए जाते हैं, जो प्रत्येक 3 वर्ष में नवीनीकृत किए जाते हैं, ठीक है। तो ये संबंधित जानकारी थी किसके लिए? ये आपके शुष्क और मरुस्थलीय मृदा के लिए, जो कहाँ मिलती है? राजस्थान क्षेत्र में मोस्टली हमारे यहाँ पर मिलती है, ठीक है। इससे संबंधित क्या क्या बातें हुई? इससे संबंधित एक तो मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में वो क्या क्या उसने प्लानिंग की है अपने लिए, उसकी विषय में बात हुई। CAZRI क्या है, इसके विषय में बात हुई। स्वास्थ्य ये सॉइल हेल्थ कार्ड के विषय में बात हुई। तो यहाँ पर नेक्स्ट मृदा के विषय में बात करेंगे, पर्वतीय मृदा। क्या है? पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा जहाँ जहाँ पर्वत होंगे वहाँ पर्वतीय मृदा होगी। जैसे ऊपर का क्षेत्र तो पूरा हिमालय पर्वत ने घेरा हुआ है तो वहाँ पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। नीचे की तरफ भी क्या है? नीचे की तरफ भी क्या पहाड़ी क्षेत्र, तो वहाँ पर और इस तरफ 3 तरफ पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। इसको चित्र में मेंटेन करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो इसमें लिखेंगे पर्वतीय मृदा का विस्तार भारत में लगभग 2.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 2.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसे वन मृदा भी कहते हैं, इसे वन मृदा भी कहते हैं या फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं।
इसका क्षेत्रीय विस्तार हिमालयी राज्यों में, ये सब यहाँ पर कौन कौन से राज्य है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सब चीजें। तो ये आपको पहले चैप्टर में ही आपको पढ़ा दिया गया था। अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए कि कहाँ आपका हिमालय क्षेत्र है, कहाँ आपका उत्तराखंड है, कहाँ उत्तर प्रदेश है, तो वो सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हिमालयी क्षेत्रों में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जे.एंड.के पहले राज्य हुआ करता था, क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। लद्दाख, नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ईटीसी। कितने पूर्वोत्तर राज्य हैं, 7 सिस्टर आपको पढ़ाया था, ठीक है। के अलावा प्रायद्वीपीय पर्वतीय राज्यों में, जो प्रायद्वीपीय राज्य हैं, ठीक है, जो ये त्रिभुजाकार आकृति है, प्रायद्वीपीय पर्वतीय राज्य कौन कौन से, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है। अब आपका फिर से यहाँ होमवर्क है, फिर से आप एक चित्र बनाएंगे और उस चित्र में ये सब चीजें मेंशन करेंगे। यहाँ पे ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस मृदा में चूना, फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है। चूना नहीं मिलेगा, फास्फोरस नहीं मिलेगा और पोटास नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि कैल्शियम की कमी पाई जाती है। जबकि कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है। इन अधिकता की वजह से ही यहाँ पर रबड़, कहवा, चाय, रेशम आदि वनस्पतियां उगाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट मिट्टी लिखेंगे लवणीय मिट्टी, ठीक है, लवणीय मिट्टी, जो कि हाँ हमने चित्र में कहीं भी मेंशन नहीं की है, लेकिन बार बार फिर भी हमने जिक्र किया है लवणीय मिट्टी का। तो क्या होती है लवणीय मिट्टी? लवणीय मिट्टी क्या है, पूरे ही भारत में है। कहाँ उसकी अधिकता है उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको लिखेंगे और फिर इसको समझेंगे। तो लिखेंगे लवणीय मिट्टी, भारत में लवणीय मृदा का विस्तार, लवणीय मिट्टी, लवणीय मृदा, भारत में लवणीय मृदा का विस्तार समस्त प्रकार के जलवायु प्रदेशों में, एक ही वर्ड बोला और आप समझ जाने चाहिए क्योंकि आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा दी है, समस्त प्रकार के जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। जलवायु प्रदेश अब कहाँ जलवायु आती है, देखिए केरल से होकर कर्नाटक के सहारे, ये अरावली पर्वत के सहारे, ये यहाँ पर क्या है, इधर आसामी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा करती है और फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, दिल्ली की तरफ ये आती है। तो ये क्या है, यहाँ अरावली पर्वत की वजह से ये भाग क्या रहता है, ये मृत थर्माल रहते हैं, वर्षा होने के बाद ही। तो समस्त प्रकार का क्या है, जलवायु प्रदेश है, ठीक है। तो प्रदेशों में पाई जाती है जिसमें सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। अधिकता क्या की रहेगी, सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण मृदा सोलाइन हो जाती है, जिसके कारण मृदा क्या हो जाती है, सोलाइन हो जाती है, यानी कि लवणीय हो जाती है, जिसके कारण मृदा लवणीय हो जाती है। लवणीय मृदा सामान्यतः 3 भागों में वर्गीकृत की जाती है, 3 भागों में वर्गीकृत की जाती है, बांटी जाती है। पहला अम्लीय क्षेत्र, अब लवणीय मृदा 3 भागों में होगी। पहला क्या है, अम्लीय क्षेत्र, अम्लीय क्षेत्र, इसमें लिखेंगे गुजरात, गुजरात में क्या है, अम्लीय मृदा देखने को मिलेगी, गुजरात। दूसरा क्षारीय क्षेत्र, क्षारीय क्षेत्र यूपी, इसमें एग्जाम्पल में क्या है, यूपी, क्षारीय क्षेत्र यूपी। तीसरा तटीय क्षेत्र, तीसरा तटीय क्षेत्र। तो अब आप मुझे बताओ तटीय क्षेत्र कौन सा होता है, भाई तट, जहां तट है, जहां समुद्र है वो तटीय क्षेत्र है, ये पूरा तटीय क्षेत्र है, ठीक है, तटीय क्षेत्र है। तो केस में भी लिखवाने मिलते कि तटीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। क्या पहला चैप्टर आपने पढ़ा नहीं कि यहाँ पर क्या है,
कर्नाटक है, केरल है, ये तमिलनाडु है, सब क्या है तटीय क्षेत्र है। कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं, 5 इधर है, 4 इधर है, आपको अच्छी तरीके से बता रखा है। तो तटीय प्रभावी क्षेत्र, इस तटीय प्रभावी क्षेत्र में लिखेंगे सर्वाधिक लवणीय मृदा वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक लवणीय मृदा वाला क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र रहेगा उसमें सबसे ज्यादा लवणीय मृदा रहेगी। ठीक है, तो पहला लिखेंगे अम्लीय प्रभावी क्षेत्र, पहला लिखेंगे अम्लीय प्रभावी क्षेत्र। तो लिखेंगे भारत में सबसे अधिक अम्लीय प्रभावी क्षेत्र गुजरात को कहा जाता है, गुजरात को कहा जाता है। अब लिखेंगे कारण, लिखेंगे कारण, किसका कारण? मृदा का लवणीकृत होने का। लिखेंगे मृदा में या मिट्टी में लंबे समय तक जल भराव व अति सिंचित, ज्यादा सिंचाई करने से अति सिंचित के फलस्वरूप जब जल वाष्पीकृत होते ही अपने पीछे नमक जैसे स्वभाव व रंग वाले लवणीय खनिजों को निच्छादित कर छोड़ जाता है, जिससे मृदा में पारगम्यता समाप्त हो जाती है, जिससे मृदा में ऑक्सीजन उसे मिल नहीं पाने की क्या है, उसका गला घुट जाएगा, जिससे पारगम्यता समाप्त हो जाती है, मृदा अनुपजाऊ हो जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में रेहे, क्या कहेंगे स्थानीय भाषा में रेहे, कल्लर कहते हैं ना, कल्लर पढ़ाया है कुछ नहीं बुरा, कल्लर, रेहे, कल्लर, ऊसर, रकास, कार्ल, चोम्पेन, कार्ल भी बोलते हैं, चोम्पेन भी बोलते हैं, चोम्पेन आदि नामों से जाना जाता है। तो खेत की एक लिमिट होती है पानी की भी, उसे जितना पानी चाहिए उतना ही पानी देना चाहिए। एक लिमिट से अधिक दोगे तो क्या है, वो पानी क्या है, उसके लिए विष का काम पड़ जाएगा। तो पानी तो आप ही पीते हो, जब पानी आप ही पीते हो तो क्या आप 1 गिलास की क्षमता है तो मैक्सिमम कितना पी सकते हैं? आप 1 लीटर पानी पी सकते हैं। अब यदि आपको 1 जग पानी दिया जाए और 1 जग के बजाय आपको आधी बाल्टी पानी दे दिया जाए तो क्या होगा? वही खेत का होता है, शाम को जाते हैं और सीधा उसमें, आजकल तो कंप्यूटर जमाने लगवा देते हैं, शाम को नाका काटेंगे और सुबह लबालब भरा मिलेगा। तो ये क्या है, पेड़ पौधों के लिए, भूमि के लिए क्या है, लवणीय भूमि। ये लवणीय मृदा क्या है, लवणीय एक प्रकार का, एक तो ये क्या है, उसमें अम्लता की मात्रा और क्षारता की मात्रा ज्यादा हो जाती है, अम्ल और क्षार की मात्रा ज्यादा होती है। ये एक प्रकार का क्या है, ये अवगुण है। ठीक है, ये क्या है, अवगुण है। तो लवणीय मृदा किसको कहेंगे, जो इस प्रकार के या तो अम्ल में ज्यादा हो जा रहा हो या क्षार ज्यादा हो जा रहा हो। अब उसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे, जो मृदा संरक्षण बोर्ड है उसके द्वारा ट्रीटमेंट भी दिया गया है उसका। लेकिन ये इसका जनरेटर, इसका क्रिएटर कौन है, तुम खुद हो। ठीक है, कई बार प्राकृतिक कारण भी होते हैं, लेकिन ये यदि खेत में अधिक सिंचाई कर रहे हैं तो कारण कौन हो, तुम हो। ठीक है, तो इसकी लिखेंगे जांच, लवणीय मृदा की जांच कैसे करते हैं, तो जांच करते हैं पीएच वैल्यू से। जांच कैसे होगी, ये पीएच वैल्यू से होगी। जांच कैसे होगी, जांच तो लिखेंगे जांच में, या लवणीय भूमि की जांच लिखेंगे। लवणीय मृदा को पीएच मान के द्वारा जांचा जाता है, पीएच मान के द्वारा जांचा जाता है। यदि मृदा का पीएच मान 7 है, यदि मृदा का पीएच मान कितना है, 7 है, इस प्रकार का उसमें स्केल होता है। यदि पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है, 0.7 है।
ठीक है। यदि पीएच मान 7 है तो इस स्थिति में मृदा उदासीन अवस्था में मानी जाती है। तो इस स्थिति में मृदा उदासीन अवस्था में मानी जाती है, जो स्वस्थ मृदा का संकेत नहीं है। यानी कि यदि किसी की पीएच वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, इसका मतलब वो मृदा स्वस्थ नहीं है, जो स्वस्थ मृदा का संकेत नहीं है। वहीं यदि पीएच वैल्यू 7 से कम है तो मृदा का स्वभाव कैसा होगा, 7 से नीचे जाएगा। कहाँ तक होता है ये, 7 से 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा और ये 14 होगा। इस प्रकार का स्केल होता है। और ये क्या है, ऊपर 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यदि 7 से क्या होता है, 7 से कम है, यदि पीएच वैल्यू 7 से कम है, ठीक है, तो कैसी होगी, ये अम्लीय होगा। ठीक है, 7 से कम है, ऊपर की तरफ है, क्या हो जाएगा, अम्लीय है। और अधिक है तो कैसी, क्षारीय हो जाएगी। पहले लिखिए 7 से कम है तो यह मृदा का स्वभाव अम्लीय होगा। अधिक अम्लीय मृदा फसलों के उत्पादन हेतु अच्छी नहीं मानी जाती है। अधिक अम्लीय मृदा फसलों के उत्पादन हेतु अच्छी नहीं मानी जाती। नमी युक्त जलवायु, जल भराव तथा असंगत कृषि कार्य के कारण यह निर्मित होती है। असंगत कृषि कार्य क्या हो जाएंगे, वही जब एक लिमिट से अधिक उसको सिंचाई करेंगे। असंगत कृषि कार्य के कारण यह निर्मित होती है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु उसमें चूना यानी कि लाइम LIME का प्रयोग करते हैं। यदि अम्लीय भूमि बन गई है तो उसमें क्या मिलाएंगे, चूना मिलाएंगे। क्या है, चूना मिलाएंगे, जिससे अम्लीय मृदा वापस अपने स्वरूप में आ जाती है। ठीक है, वापस अपने स्वरूप में आ जाती है। कहाँ है, किस किस मिट्टी में ये समस्या आ सकती है, अम्लीय ये बन सकती है। तो नीचे नोट करके रखेंगे, लेटराइट, कौन सा रियल स्वरूप होगा, लेटराइट मिट्टी, लाल मृदा और पर्वतीय मृदा, यहाँ पर भी अम्लता का भाव देखने को मिलता है। लिखेंगे, इनमें बागानी फसलों का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, क्षारीय मृदा। लिखेंगे क्षारीय मृदा, लिखेंगे क्षारीय मृदा भी कृषि कार्य हेतु अच्छी नहीं मानी जाती। इसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है। इसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है। इसका निर्माण शुष्क व अर्धशुष्क तथा असंगत कृषि कार्यों के कारण होता है। इसमें क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाएगा, जिप्सम। इसमें क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। नीचे नोट करके लिखेंगे, स्वस्थ मृदा 6 से 7 के बीच होती है। स्वस्थ मृदा 6 से 7 पीएच वैल्यू के बीच होती है। ये पीएच वैल्यू आप लास्ट में बना लीजिए।
स्वस्थ मृदा 6 से 7 पीएच वैल्यू के बीच होती है। ठीक है, तो ये मिट्टी वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें 2 पॉइंट बच गए हैं, क्या है अपर्दन और क्या होता है अपक्षय। अक्सर उन शब्दों का यूज आया है, जैसे मिट्टी से संबंधित सारी जानकारी आपको दे चुके हैं। तो इसके क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नोट नहीं किए हैं वो क्वेश्चन नोट कर लेना। इसका सॉल्यूशन आज शाम तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर शाम को, जो आपका प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं उनको लेकर आते हैं, फिर उनके सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। आप क्वेश्चन को नोट कर लेना। धन्यवाद।